नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर फिल्म्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 26 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो, ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, recently Vijay Sampla has been appointed as chief for National Commission for Scheduled Caste. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। तो दोस्तों न्यूज़ आया था विजय सांपला को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट का नेशनल कमीशन, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग है, शेड्यूल्ड ट्राइब अलग है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड कास्ट का चेयरमैन अपॉइंट किया है विजय सांपला जी को। अब देखो दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जाए तो ये आर्टिकल 338 को अमेंड करके 338 अल्फा इंक्लूड किया था, तब जाके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आया था। पहले जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो ना एक ही था आर्टिकल 338 के अंदर, ठीक है। इसके बाद 2003 में, ठीक है, एक अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, ठीक, 89 अमेंडमेंट था जिसमें 338 अल्फा इंक्लूड करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब लाया था। अब देखो दोस्तों, it consists of a chairperson, a vice chairperson and 3 other members. They are appointed by the president by warrant under his hand and seal. ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अपॉइंट करते हैं, पूरे मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब देखो आर्टिकल 341 के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट में विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज a स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर देयरऑफ बाय पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैस्ट्स। देखो आर्टिकल 341 के अनुसार एक नोटिफिकेशन के साथ कोई भी कैस्ट को एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कैस्ट करके प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकता है, ठीक है। 342 क्या है? प्रोवाइड्स फॉर ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज। ये कैस्ट शेड्यूल्ड कैस्ट के लिए 341 है, 342 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शेड्यूल्ड कैस्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आर्टिकल भी अलग अलग है, कमीशन भी अलग अलग है। अब देखो स्टेटमेंट्स में क्या है, आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कैस्ट। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट। ये मैंने अभी आपको बताया, ये भी सही है। तीसरा जो गलत क्या है, आर्टिकल 341 डील्स विद नोटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये गलत है दोस्तों। एक्चुअली आर्टिकल 341 इज ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आर्टिकल 342 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, recently the International Commission on Large Dams ICOLD symposium was inaugurated by the Minister of Jal Shakti. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखो दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स है ना, ये क्या है? ये बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इधर लिखा है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल है, ठीक है। जिसमें कई सारे इंजीनियर्स रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, नॉलेज ऑफ द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड इंपैक्ट ऑफ लार्ज डैम्स। लार्ज डैम्स के बारे में ये लोग पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब करते हैं। तो बेसिकली एक थिंक टैंक बोल सकते हो आप। तो इनको साथ में मिला के मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने रिसेंटली इंडिया में एक सिंपोजियम कंडक्ट कराया था, ठीक है। तो ये न्यूज में आया था, इसलिए क्वेश्चन मैंने डाला है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो ICOLD के बारे में। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इंपैक्ट ऑफ लार्ज डैम्स, ठीक है। 1928 में फाउंड किया था। इसकी सेंट्रल ऑफिस जो है फ्रांस में, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में है। अब देखो, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूजन इन द वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ डैम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका एक वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ डैम्स है। इसमें लार्ज डैम्स को क्लासिफाई किया है। कैसे? ए लार्ज डैम इज डिफाइंड एज एनी डैम अबव 15 मीटर्स इन हाइट और एनी डैम बिटवीन 10 एंड 50 मीटर्स इन हाइट दैट मीट्स एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखो, अगर कोई भी डैम 15 मीटर से ऊपर हाइट है इसका, तो ये लार्ज डैम में क्लासिफाई किया जाता है। पर और भी कंडीशन से अगर लार्ज डैम बनाना है तो देखो 10 से 15 मीटर भी होने से चलेगा, पर कुछ क्राइटेरिया करना पड़ेगा। द क्रेस्ट लेंथ इज नॉट लेस देन 500 मीटर्स। कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वियर फॉर्म बाय द डैम इज नॉट लेस देन 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। देखो ये सब आप समझ सकते हो, डैम का लेंथ जो है और डैम का रिजर्वियर का कैपेसिटी जो है, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज डेल्ट विद बाय डैम इज नॉट लेस देन 2000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड होना चाहिए। डैम हैड एक्सपेशली डिफिकल्ट फाउंडेशन प्रॉब्लम्स, डैम इज ऑफ अनयूजुअल डिजाइन। तो इस तरह डैम की स्पेशल क्राइटेरियाज देखते हुए इसको लार्ज डैम में क्लासिफाई किया जाता है। अब देखो दोस्तों, ये जो है
ये जो वर्ल्ड लिस्ट ऑफ डैम्स इंपॉर्टेंट है, इसकी जो क्राइटेरिया है 15 मीटर वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है दोस्तों, आप ये बताइए इंडिया में एक आर्च डैम है, ठीक है, ये कौन से स्टेट में बता दीजिए आप। अब देखो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, आईसी ओल्डी इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, यही गलत है दोस्तों, ठीक है, बाकी सब सही है। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ डैम्स ए लार्ज डैम इज डिफाइंड एज एनी डैम अबव 15 मीटर्स, बिल्कुल सही। सेंट्रल ऑफिस ऑफ आईसी ओल्डी इज पेरिस फ्रांस, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी 2 and 3 ओल्डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, recently government introduced 3-tier grievance redressal mechanism in OTT platform sector. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो दोस्तों न्यूज आया था गवर्नमेंट ने एक 3-tier ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म लाया है ओटीटी प्लेटफॉर्म सेक्टर में। तो ये बात तो काफ़ी दिन से चल रहा था, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी हर्षित सर ने अपलोड किया है अपने चैनल में, आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक कंट्रोल लाना चाहता है। अब ये नया 3-tier ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म का पूरे रूल्स आ गया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है। अब इस रूल्स के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स है दोस्तों ये। आप देखो पहले हम रूल्स देखते हैं क्या क्या है। ईच कंप्लेन विल हैव टू बी एड्रेस विद इन 15 डेज। कोई भी कंप्लेंट आ गया ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर, कोई भी कंटेंट आ रहा है उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट आ गया, उसको 15 दिन के अंदर सॉर्ट आउट करना चाहिए। ओटीटी मतलब आपको पता ही होगा, अमेजॉन प्राइम, ठीक है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब ओटीटी है। इसमें काफ़ी सारे मूवीज़ रिलीज होता है, वेब सीरीज होता है, ठीक है, शोज होता है, तो ये सब है। तो ये सब अभी तक इस तरह की कंटेंट्स को रेगुलेट करने का कोई लॉ नहीं था इंडिया में। तो धीरे धीरे अभी गवर्नमेंट ने इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, इफ द कंप्लेंट इज नॉट एड्रेस्ड देन द कंप्लेनेंट कैन स्केल इट अप टू ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी कलेक्टिवली एस्टैब्लिश्ड बाय द ओटीटी। तो बेसिकली एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच में उनको एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाना है और उनके नियम कानून के हिसाब से उनको काम करना है। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच में होगा, पर इसको हेड कौन करेगा? इस रूल में ये क्लियरली लिखा है, द बॉडी विल बी हेडेड बाय ए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट और एन इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन फ्रॉम द फील्ड ऑफ मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, एंटरटेनमेंट, चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स और अदर रेलेवेंट फील्ड। देखो बॉडी सेल्फ रेगुलेटरी होगा, पर इसको हेड ये सब लोग होना चाहिए। ये पैराग्राफ में जितने लिखा है ना दोस्तों, रिटायर्ड जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट, मतलब इस तरह के लोग होना चाहिए जो एक्सपर्ट्स है इस फील्ड में, ठीक है। तो इनको ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का हेड बनाने की बात किया है। दूसरा क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हैज आल्सो सेंसरिंग पावर्स। सेंसरिंग पावर्स मतलब क्या है, मतलब कंटेंट में अगर कुछ भी गलत है, कुछ इंक्रिमिनेटिंग कंटेंट है, तो उसको रिमूव करना, डिलीट करना, उसको ठीक करना, ये भी ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का काम होगा, इनको सेंसरिंग पावर्स होगा। अब क्या है, तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द गवर्नमेंट हैज इक्विप्ड इटसेल्फ विथ ओवरराइडिंग पावर्स इन द फॉर्म ऑफ ओवरसाइट मैकेनिज्म। देखो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी लाया है, मतलब ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के भी ऊपर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बिठाया जाएगा, will perform this function and it will largely have the same powers as the collectively self regulatory body of the OTTs। देखो अगर आप ये सोच रहे हो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी आ गया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच में और वही कंट्रोल करेगा, गलत है। इसके ऊपर गवर्नमेंट और एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी भी बिठाया है। मतलब गवर्नमेंट ये सोच रहा है, गवर्नमेंट का प्लान ये है 100% ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है इसके ऊपर कंट्रोल लाना है। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलिए, आप पहला क्या लिखा है, एज पर द न्यू रूल्स ईच कंप्लेंट विल हैव टू बी एड्रेस विद इन 15 डेज, बिल्कुल सही। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द ओटीटीज विल बी हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको बोला ये हेड करेगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज, नहीं तो कोई एमिनेंट जूरिस्ट, नहीं तो कोई एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ मीडिया, मास कम्युनिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने आपको बोला था। तीसरा क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी विल बी हैविंग सेंसरिंग पावर्स। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर कोई कंटेंट इंक्रिमिनेटरी है, ठीक है, कुछ वायलेंस प्रोवोक कर सकता है, तो इस तरह की कंटेंट्स कुछ है तो सीधा सीधा उसको रिमूव कर सकता है या वीडियो को पूरा डिलीट भी कर सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज is planning to take the help of National Remote Sensing Center for Airline Mapping of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Consider the following statements regarding National Remote Sensing Center which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। दोस्तों ये जो न्यूज़ है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज वाला जो
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और लक्षद्वीप में मैपिंग करने वाला है। ये सुबह डेली न्यूज़ वाली वीडियो में हर्षित सर ने कवर किया था, आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। हमारी ये क्वेश्चन जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बारे में 3 स्टेटमेंट लिखा है, जिसमें तीसरा गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखो दोस्तों, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। ये कहाँ सिचुएटेड है? हैदराबाद में। ये काम क्या करते हैं? जितने भी डेटा हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजते हैं ना दोस्तों, ये इधर ही कलेक्ट होता है और प्रोसेस होता है। ठीक है, ये काम आता है डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में, जैसे फ्लड वार्निंग देने में, earthquake, बहुत सारे काम आते हैं। हमारी अर्थ का, हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मैपिंग करते हैं ये। अब देखो दोस्तों, इट हैज ए डाटा रिसेप्शन स्टेशन एट शादनगर नियर हैदराबाद। इनकी जो डाटा रिसेप्शन, जहाँ से सैटेलाइट डाटा कलेक्ट होता है ना, ये हैदराबाद के पास शादनगर करके एक जगह में है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों बाकी कुछ दिखाऊं एरियल सर्विसेज एंड डिजिटल मैपिंग के बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा डीप है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज वन ऑफ द प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ISRO, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ISRO का अंडर आता है। ISRO का एक प्राइमरी सेंटर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो होना ही है, क्योंकि ये स्पेस से रिलेटेड सैटेलाइट डेटा कलेक्ट होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारे क्वेश्चन में क्या क्या स्टेटमेंट्स है देखो। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ एरियल एंड सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा। बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल सही। इट इज वन ऑफ द फुल फ्लेज्ड प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ISRO, बिल्कुल सही। NRC हैज अ डाटा रिसेप्शन स्टेशन एट पीनिया नियर बैंगलोर, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये शादनगर नियर हैदराबाद में है, तो ये गलत हो जाता है। वैसे पीनिया नियर बैंगलोर भी फेमस जगह है, उधर भी एक रिसेप्शन स्टेशन है। बेसिकली जितने भी सैटेलाइट्स का, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है दोस्तों, हमारे सैटेलाइट लॉन्च होता है ना, तो सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने का, जैसे हमारा मार्स मिशन, चंद्रयान मिशन, ये सब जब हुआ था, उसका जो ग्राउंड कंट्रोल सेंटर है ना, ये बैंगलोर के पास पीनिया करके एक जगह में। तो पीनिया भी इंपॉर्टेंट है, पर ये जो क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। तो आंसर इस ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर कैस्पियन सी? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B 2 and 4 ओनली। दोस्तों, आर्मेनिया के बारे में एक न्यूज़ सुबह डेली न्यूज़ में हर्षित सर ने कवर किया है। न्यूज़ शायद ये था कि आर्मेनिया का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि उधर मिलिट्री कूप का प्लानिंग चल रहे हैं। उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आते रहेंगे, वो बाद में कवर करेंगे। तो आर्मेनिया न्यूज़ में है, तो आर्मेनिया के पास में कैस्पियन सी है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। इसी तरह यूपीएससी भी सोचते हैं दोस्तों, जो भी एरियाज इंपॉर्टेंट रहता है, बेरिंग टॉपिक्स जहाँ से भी आता है ना, उनका ज्योग्राफी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर देखा हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर्स में मैप क्वेश्चन जो है हमेशा करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। तो कैस्पियन सी के बारे में मैंने मैप सीरीज में आपको पढ़ाया भी था। मैप दिखा देता हूँ और एक बार। देखो दोस्तों, ये कैस्पियन सी का मैप है। आपको कैस्पियन सी का वेस्टर्न सेल में ब्लैक सी इधर दिख रहा है। अब देखो कैस्पियन सी को कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर कर रहा है? रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान, इतना ही है। आर्मेनिया जो है अजरबैजान का वेस्टर्न साइड में है, ये कोई कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करते। अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक एरिया को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। इधर नहीं, सॉरी, इधर कहीं है। वो एरिया का नाम क्या है आप मुझे बताइए। जॉर्जिया आपको इधर दिख रहा है, जॉर्जिया बॉर्डर शेयर करते हैं ब्लैक सी के साथ। तो हमारा आंसर क्या है? 2 and 4 ओनली, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान। अजरबैजान आपको दिख रहा है इधर वेस्टर्न साइड में, एंड तुर्कमेनिस्तान आपको इधर दिख रहा है। तो आंसर इस ऑप्शन B 2 and 4 ओनली। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाउ आर वेव्स इन ओशन फॉर्म्ड? आंसर इस ऑप्शन C 3 ओनली, फ्रॉम विंड मूविंग अक्रॉस द सर्फेस। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स ऑफ मेनलैंड स्ट्रेच ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थर्न टिप टू सदर्न टिप इज नियर टू। हमारे इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो लैटिट्यूड डिफरेंस कितना डिग्री का है, ये मुझे बता दीजिए आप। नियर टू बता दीजिए, मतलब ऐसा करेक्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन से सबसे ज़्यादा मिलता है वो जो डेटा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में। सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन, सारे लेक्चर्स की PPT टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों, व्यूज़ हमें बढ़ाना है। जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाएगा प्लीज़, इट्स ए रिक्वेस्ट। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।